सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है वो 3-4 अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिनमें से एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। उसी चीज़ को यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोला गया है। देखिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, जिसकी एक जनरल वैल्यू होती है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। फॉर्मूला जो इसका होता है L बराबर v³ L इसमें हो गई ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, और v इसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, और इसमें जो c है ये यही एक्सेलरेशन है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, और r इसमें रेडियस होती है सर्कुलर कर्व की जो बीच में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपसे c की यूनिट भी पूछी जा सकती है, यानी रेडियल एक्सेलरेशन की, तो वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर चेन विल बी, तो देखिए 30 मीटर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, 20 के लिए अलग, और आप चाहें तो 10 मीटर के लिए भी याद रख सकते हैं। 30 के लिए समझ लीजिए पहले इसे, इसमें इसको हम डिजाइनेशन ऑफ कर्व में पढ़ते हैं, यानी सेम रेडियस के लिए अगर हम 30 मीटर की चेन यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए डिग्री ऑफ कर्व के लिए, और सेम रेडियस के लिए अगर 20 मीटर की चेन यूज़ कर रहे हैं तब क्या फॉर्मूला होना चाहिए डिग्री ऑफ कर्व के लिए। और डिग्री ऑफ कर्व क्या है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो छोटा सा एंगल बनता है किसकी वजह से, उस पर्टिकुलर चेन की वजह से, जो कि कोड लेंथ होती है वहाँ पर। तो ये जो ए बी डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये असल में कोई चेन है, ये 30 मीटर की हो सकती है, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है। ये यहाँ सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी उसी को डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। अब वो उसकी अपनी लेंथ पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम जब ड्राइव करते हैं तो इसको ड्राइव करने का एक आसान सा तरीका है कि आप इसमें पहले ये देखिए कि जो ये छोटा सा एंगल है ये कितनी दूरी कवर कर रहा है, ए बी दूरी कवर कर रहा है। अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो आर्क है और ये जो कोड है ये लगभग बराबर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो होती तो आर्क के हिसाब से है, पर मेजरमेंट में हम डी को ले लेते हैं, सॉरी ये डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 30 मीटर का जैसे सवाल में पूछा गया है तो डी एंगल के लिए कितनी दूरी है 30। ठीक, और उसी तरह से अगर ये पूरा एंगल बनाया जाए तो 360 के लिए कितनी दूरी होगी, ये पूरा सर्कल जो कि हो जाएगा 2πr, क्योंकि r रेडियस है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। 30 के लिए ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1718.9, इसको 17-19 हम अप्रॉक्सीमेट याद रख सकते हैं। अगर 20 के लिए निकालना हो तो d/20 कर देंगे बस, यानी इसी में आप ये मानकर चलिए कि जो ए बी है ये 20 मीटर की चेन है और ये डी एंगल बना रही है सेंटर पे, और फिर अगर हम इस सर्कल को पूरा करें तो 2πr होगा, और ये 2πr 360 का एंगल बना रहा है, तो फिर यहाँ पे सिमिलर वाला कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 30 की जगह 20 आ जाएगा बस। तो कुल मिला के फॉर्मूला ये रहेगा, आप यहाँ पर 30 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 17-19, 11-46 और 573 आपको याद रखना है। अगर आप भूल जाएं तो एक तरीका ये भी है कि ये जो है ये रिलेटेड हैं, जैसे जो 20 वाला है वो 30 वाले का 2/3 है। मतलब आप ये समझिए कि अगर 30 वाला 1500 होता तो 20 वाला 1000 हो जाता, उसका 2/3 2/3, और 10 वाला जो है वो 500 हो जाता, 10 मीटर वाला। तो यानी जो 10 मीटर वाला है वो 20 मीटर वाले का आधा है और 30 मीटर वाले का 1/3 है। जाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, 30 की जगह 20, 20 की जगह 10, बस यही तो हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिल जाएंगे। लेटरल शिफ्ट इन द ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व में एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट का मतलब होता है खिसकना किसी चीज़ का। तो ट्रांजिशन कर्व जो एक्चुअल बनता है ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो ये बनता है जो डॉटेड फॉर्म है, पर जो असल में बनता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ इधर खिसका देते हैं। ये जो शिफ्ट आता है यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में, और उसमें आप फ़र्क देख सकते हैं, इसी को हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन कर्व बना हुआ है आपके पास, यहाँ स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ से कर्व ट्रांजिशन प्रोवाइड होता है, बीच में सर्कुलर आता है, फिर ट्रांजिशन कर्व आता है, फिर स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है आगे, उनकी बात तब करेंगे। यहाँ पर आप शिफ्ट समझिए बस। तो ये शिफ्ट जो आ रहा है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन होता है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। एल और आर आ रहे हैं फॉर्मूले में, तो एल तो जो है ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है। ईच क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक इस तरफ होता है एक दूसरी तरफ होता है, सर्कुलर कर्व बीच में होता है, और वो जो बीच में सर्कुलर कर्व होता है उसकी जो रेडियस होती है वो आर हो जाता है। तो फॉर्मूला बनता है एस बराबर L²/24R, और एस शिफ्ट के लिए बोला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। इस सर्कुलर ऑफ रेडियस आर कनेक्ट्स 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। तो आर आपको न्यूमेरिकली नहीं दे रखा, सिर्फ आर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक ज़रूरी चीज़ बताता हूँ, सिंपल सर्कुलर कर्व में जो एलिमेंट होते हैं वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, पांचों की बात कर लेते हैं। राइट साइड में एक इसका जनरल फिगर है जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। अब देखिए सबसे पहला है लेंथ ऑफ कर्व। तो जो कर्व बनता है इसमें, जो ये कर्व बनता है इसकी लेंथ की बात होती है ये। अब हम इसमें बेसिक जो फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस वाला, उसको लगा के निकाल सकते हैं, पर मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ ये होती है, और जाहिर सी बात है आपको पहले से आती होंगी ये चीज़ें। जैसे ये है मान लीजिए, तो इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रखी है, तो ये आपको पहले से आता होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगी पाई φr/180। फाई इसमें डिफ्लेक्शन एंगल है,
जो बाहर की तरफ बन रहा है, और ये इसमें बैक टेंजेंट होती है बैकवर्ड, ये वाली फॉरवर्ड होती है। इनकी बात मैं आगे करूँगा आपसे। तो पहली टर्म हो गई लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए अब। पहली टर्म है लेंथ ऑफ कर्व, तो ये वाली हो गई लेंथ ऑफ कर्व। दूसरी है लॉन्ग कोड की लेंथ 2r sin π/2, तो ये होती है इसमें लॉन्ग कोड। कोड जो होती है सर्कल में एक टेंजेंट लेंथ ये वाली होती है, ये वाली टेंजेंट पॉइंट से और आगे तक जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये भी और ये भी दोनों बराबर होती है क्योंकि सिंपल सर्कुलर होता है, रेडियस सेम है ना दोनों तरफ इसलिए। और मिड ऑर्डिनेट ये वाला होता है m, मिड ऑर्डिनेट ये होता है ये लॉन्ग कोड से ऊपर और कर्व से नीचे, यानी कर्व का मिड पॉइंट ले लो और लॉन्ग कोड का भी मिड पॉइंट ले लो, तो ये वाली डिस्टेंस। और फिर इसी तरह से इंटरसेक्शन से नीचे और मिड ऑर्डिनेट वाला जो ये पॉइंट है इससे ऊपर, यानी कर्व के मिड पॉइंट से ऊपर, ये होती है एपेक्स डिस्टेंस। रिलेटेड उनके जो करस्पॉन्डिंग फार्मूला है वो आगे लिखे हुए हैं। और एक चीज़ और भी है कि मिड ऑर्डिनेट को हम वर्सेट साइन भी बोलते हैं। तो कभी कभी मिड ऑर्डिनेट ना लिख के वर्सेट साइन लिखा होता है सवालों में, तब भी आपसे यही पूछा जा रहा है स्मॉल m, ठीक। फाई दिख रहा है आपको सब जगह पर, तो ये फाई जो है डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे टेंजेंट लेंथ पूछी हुई है, r तो नहीं दे रखा है, r ही लिखा हुआ है, और एंगल 30 दे रखा है। तो आपने देखा होगा tan phi/2 लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो 5/2 करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो 10 15 या तो मालूम होना चाहिए या निकालने के कोई तरीके आने चाहिए, या फिर हो सकता है एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ हो। तो r 10 15 आप सॉल्व करेंगे, 10 15 होता है 0.577 समथिंग, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द कर्व प्रोवाइडेड टू अकम्प्लिश ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम टेंजेंट टू सर्कुलर कर्व इज। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व की बात हो रही है यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो कौन सा कर्व है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअल ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं टेंजेंट से। तो ये सीधी लाइन है, यहाँ से ग्रेजुअल ट्रांजिशन आया और फिर उसके बाद सर्कुलर कर्व आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको ग्रेजुअल ट्रांजिशन बोला जा रहा है, ठीक है। टू थियोडोलाइट मेथड टू सेट अ सिंपल कर्व डज नॉट रिक्वायर। तो अब देखिए जो हम कर्व में सेटिंग आउट पढ़ते हैं, यानी उसको करते हैं जो उसमें सेटिंग, तो उसको हम बेसिकली दो मेथड से करते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर के अंदर 4 तरह के तरीके आते हैं और एंगुलर के अंदर जनरली 2 तरह के तरीके आते हैं। तो ये जो टू थियोडोलाइट मेथड है ये एंगुलर के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डज नॉट रिक्वायर। अब जो लीनियर में 4 तरीके आते हैं उनमें हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, और जो एंगुलर में 2 तरीके आते हैं उनमें एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो टू थियोडोलाइट क्योंकि एंगुलर में आता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डज नॉट रिक्वायर लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लीनियर में जो 4 तरीके आते हैं वो हैं ऑर्डिनेट फ्रॉम द लॉन्ग कोड, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट और ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से एंगुलर में है रैंकाइंस टेंजेंशियल एंगल और टू थियोडोलाइट मेथड, इसी की बात कर रहा था यहाँ पे। तो इसमें हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए ये इसमें लीनियर मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन कर्व्स R 2r sin δ/2 रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ, जहाँ पे r रेडियस है और ये डेल्टा जो है डिफ्लेक्शन एंगल है। तो आपको बताया जा चुका है 2r sin phi/2 क्या था, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन टू थियोडोलाइट मेथड वन थियोडोलाइट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ कर्व एंड अदर इज प्लेस्ड एट विच पॉइंट। तो टू थियोडोलाइट मेथड में अब देखिए यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये टू थियोडोलाइट मेथड है जिसकी बात अभी हमने करी थी, जो एंगुलर मेजरमेंट में आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक थियोडोलाइट तो यहाँ रखी जाती है T1 पे, एक यहाँ रखी जाती है T2 पे। अब इसमें क्या क्या होता है अंदर उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि अगर पहली थियोडोलाइट यहाँ रखी गई है तो दूसरी कहाँ रखेंगे, तो इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो T1 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, तो लिखा हुआ है वहाँ पे कि एक यहाँ पे रखेंगे पॉइंट ऑफ कर्व पे और दूसरी कहाँ पे रखेंगे, इधर T2 पे, ये होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ऊपर वाला होता है, तो ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अगर वापस आएँ तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक। अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सब आपको पहले से ही मालूम होने चाहिए। तो अब थोड़ा समझ लीजिए इसको, ये जो पॉइंट्स हैं ये टू थियोडोलाइट से रिलेटेड नहीं है, ये आपको सबसे पहले मालूम होने चाहिए। इवन सिंपल सर्कुलर कर्व का जो एलिमेंट आप पढ़ते हैं उससे भी पहले पता होने चाहिए कि ये वाला पॉइंट ये होता है, ये होता है। तो देखिए अगर हम जनरली एक बनाएं यहाँ पर इस तरह से, ये टेंजेंट होती है और ये इस तरह से, यहाँ वो T1 पॉइंट था, यहाँ T2 था, तो ये जो T1 पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, PC से भी दिखाते हैं इसको कई बार। और इसी तरह से जो T2 पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं, PT, ठीक है। इनके एक एक नाम और भी होते हैं और वो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। पॉइंट ऑफ कर्व को हम टेंजेंट कर्व पॉइंट भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम कर्व टेंजेंट पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए टेंजेंट पर। अब ये वाली जो लाइन है ये पहली टेंजेंट है, पर इसका जो नाम है वो होता है बैकवर्ड टेंजेंट, और जो ये वाली है ये दूसरी वाली है, इसका नाम होता है फॉरवर्ड टेंजेंट। तो फर्स्ट सेकंड के नाम से भी जानी जाती हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि बैकवर्ड को हम रेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम बैकवर्ड हो गया या रेयर हो गया, और फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसे। अगली वाली सेकंड हो गई, उसको हम फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। तो जो बैकवर्ड टेंजेंट है वो कहाँ से रिलेटेड है, पॉइंट ऑफ कर्व से, और जो सेकंड वाली है फॉरवर्ड टेंजेंट वो कहाँ कनेक्ट होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे होगा अगर एक पॉइंट ऑफ कर्व पे है।
द कर्व हैज़ टू सिंपल कर्व्स एट ऑपोजिट डायरेक्शन इज। अब देखिए रिवर्स कर्व में क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दो सिंपल कर्व होते हैं। सिंपल लिखा हुआ है, सेम रेडियस के भी हो सकते हैं और अलग अलग रेडियस के भी हो सकते हैं, पर होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट से क्या मतलब है कि एक का झुकाव उस तरफ है अगर, तो दूसरे का इस तरफ होगा, एस तभी तो बनेगा वो। इसको हम एस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं जब रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, यानी हम जा रहे थे, इस तरह से रोड आ रही थी और यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बीच में, तो हमने थोड़ा सा कर्व ले लिया यहाँ पे और फिर वापस उसी डायरेक्शन में आगे चले गए, ठीक। और भी सवाल हैं इससे रिलेटेड, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इस तरह से, ये वो कर्व है ये वाला, ठीक है। तो ये एक का सेंटर इधर है, दूसरे का सेंटर उधर है दूसरी तरफ, इसीलिए ये ऑपोजिट कहलाते हैं। The radius and the length of long chord of a simple curve are 202 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली। द वर्सेट साइन ऑफ द कर्व इज, तो मैंने आपको कहा था वर्सेट साइन क्या होगा, मिड ऑर्डिनेट, जिसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। इस सवाल में आपको रेडियस तो दे रखी है पर एंगल नहीं दे रखा है। अगर एंगल दिया होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते, आर इंटू में 1 माइनस कॉस फाई बाई 2, पर यहाँ पर लॉन्ग कोड की लेंथ दे रखी है 80 मीटर, ठीक है। उसकी मदद से हम फाई निकालेंगे पहले। तो सॉल्यूशन पे आते हैं पहले। देखिए रेडियस दी हुई है और लेंथ दे रखी है लॉन्ग कोड की, जो कि होती है 2r sin फाई बाई 2। हम इसको लगाएंगे, l की जगह 20, r की जगह 202, इससे फाई कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसी जगह आया होगा जहाँ कैलकुलेटर अलाउ होगा। साइन फाई बाई 2 की वैल्यू आई 0.198, साइन इनवर्स देखा हमने तो 11.42 आया। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आगे फॉर्मूले में फाई बाई 2 उसी फॉर्म में है। फिर हमने फाई बाई 2 की जगह 11.42 रखा मिड ऑर्डिनेट के फॉर्मूले में और इसको कैलकुलेट करके निकाला m बराबर 3.99, यानी करीब 4 मीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। वीडियो आपको लाइक करना है अगर आपको पसंद आ रहा है। द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कर्व इज कॉल्ड। अब देखिए पॉइंट ऑफ कर्व से जो टेंजेंट पास हो रही है, मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला है पॉइंट ऑफ कर्व। यहाँ से जो टेंजेंट जा रही है इसको बैकवर्ड टेंजेंट बोलेंगे, या पहली टेंजेंट या रियर टेंजेंट, इस तरह से। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व 3 तरह के होते हैं जो हम बना सकते हैं, जो पॉसिबल होते हैं। एक क्यूबिक पैराबोला होता है, एक स्पाइरल होता है, एक लेमनिस्केट होता है। जो स्क्वायर पैराबोला है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वो तो इस तरह से होता है, और जो क्यूबिक वाला है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है। हाँ, इसका सबसे अच्छा है एसएफडी बीएमडी में आपने देखा होगा, जो क्यूबिक पैराबोला उसमें बनते हैं ना, जो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है उसमें, आपको ध्यान होगा। तो क्यूबिक पैराबोला तो ये वाला हो गया जो बाहर वाला है, थोड़ा वाइड होता है ये। और स्पाइरल वाले में तो स्पाइरल बनते हैं, जाहिर सी बात है, इस तरह से, ठीक है। और लेमनिस्केट वाला क्या होता है, क्लोज आगे बंद हो जाता है, मतलब एक जगह पे, जैसे यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पे आएगा इस तरह से बंद, ये वाला लेमनिस्केट में आता है। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग जो है ये, एक सेकेंड, आईआरसी के अकॉर्डिंग स्पाइरल वाला जो है ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। हाँ, ये देख सकते हैं 3 तरह के ट्रांजिशन कर्व, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक स्पाइरल और लेमनिस्केट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूबिक पैराबोला और क्यूबिक स्पाइरल है इनको हम रेलवेज और हाईवेज में यूज़ करते हैं, जबकि जो लेमनिस्केट है ये सिर्फ हाईवेज में ही यूज़ होगा, ठीक है। अब ये स्पाइरल वगैरह आप उनमें आपने वहाँ देखा होगा, ये जो फ्लाईओवर बने होते हैं बड़ी सिटीज़ में, खासकर जो फॉरेन में सिटीज़ हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें बनी होती हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, स्पाइरल हो गया, लेमनिस्केट हो गया, क्यूबिक पैराबोला तो आपको दिख ही जाएगा कई जगहों पे, सिंपल जगहों पर भी। तो ये ध्यान रखना है, पहले दोनों जो है वो रेलवे और हाईवे दोनों जगह यूज़ हो सकते हैं, जबकि तीसरा जो है वो हाईवेज़ में यूज़ होगा सिर्फ। तो ये आइडियल आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों इसके टाइप हो गए। स्क्वायर पैराबोला इसका टाइप नहीं होता है। In the geometric design of highways, a type of vertical curve used to connect two gradient forming a convex curve is known as। देखिए वर्टिकल कर्व जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है समिट, एक होता है वैली। तो इनमें से एक जो है वो जब उसके ग्रेडियंट मिलते हैं तो वो कॉन्वेक्स शेप देता है और दूसरा जो है कॉनकेव देता है। दोनों को समझ लीजिए। समिट कर्व में क्या होता है कि वैली से आप याद रख सकते हैं, वैली क्या होती है, घाटी ऐसे नीचे, ठीक है। तो वैली में क्या हो रहा है कि कॉनकेव शेप बन रही है। तो कौन सी शेप देखी जाएगी, ये सड़क यही तो है ऊपर वाली, ये ऊपर से जब हम देखेंगे, हम तो हालांकि क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, पर कौन सी शेप हम कंसीडर करेंगे कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो वाली जिधर रोड है, नीचे ग्राउंड वाली थोड़ी करेंगे। तो इधर जो है ये कॉनकेव शेप हो गई, आप जानते होंगे, अपने कॉनकेव लेंस पड़े होंगे इस तरह से। तो ये वाली शेप हो गई और इसी का उल्टा हो गया समिट वाला, ठीक है। अब इसमें ये नीचे वाला पोर्शन है और ये रोड है ऊपर, तो ये कौन सी है, कॉन्वेक्स शेप है ये वाली, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो इस तरह से होता है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे ये इस तरह से, तो यहाँ पे समिट कर्व इसका आंसर हो जाएगा। वैली तो उन्होंने वैसे भी दे नहीं रखा, तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। वर्टिकल कर्व्स आर कॉल्ड समिट कर्व्स इफ दे हैव कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, जो आपको अभी बताया, और वैली कर्व्स इफ दे हैव कॉन्केविटी अपवर्ड्स, बिल्कुल सही। फॉर अ ट्रांजिशन कर्व द शेप रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज, ये आपको बताया जा चुका है कि आईआरसी ने जो है वो स्पाइरल को ही किया है सजेस्ट। और क्यों किया है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये रीज़न बताया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन कैपिटल सी, जिससे रिलेटेड पहला सवाल था, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये वाला आईआरसी रेकमेंड करता है। इफ़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिंपल कर्व इज 229.2 मीटर देन इट्स डिग्री ऑफ कर्वेचर इज।
तो अब आपको इसको निकाल सकते हैं, रेडियस दे रखी है आर। अब इसमें आपको ये नहीं बता रखा कि 30 मीटर की चेन है या 20 की है, तो आप अब दे नहीं रखा है डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली दे रखा है, क्योंकि अगर आप 30 वाला यूज़ करेंगे तो 30 वाले के हिसाब से कोई 7-8 डिग्री के करीब आएगा आंसर। 30 वाले के हिसाब से का मतलब है कि 17-19 रखेंगे, अगर इसको 229 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, यानी वो ऑप्शन आए, वो नंबर आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। पर अगर 1146 के हिसाब से करेंगे तो 5 डिग्री आ जाएगा एग्जैक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 मीटर चेन की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज जनरली प्रीफर्ड टू कनेक्ट टू लाइन मीटिंग एट अ वेरी स्मॉल एंगल। अब देखिए यहाँ पर समझिए, रिवर्स कर्व जो होता है वो जनरली दिया तब जाता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है। मतलब हमारा पर्पज़ ये नहीं होता कि हम डायरेक्शन चेंज करें, वहाँ पे हम यहाँ से आ रहे थे, यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया तो हमने हल्का सा यहाँ से कर्व प्रोवाइड कर दिया, फिर इस तरह से। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे निकल जाएंगे, ये फिर रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, यहाँ पे जो ड्राइवर है उसको दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा उसको, तो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आया, हम यहाँ से थोड़ा बाहर गए, फिर थोड़ा अंदर आए, तो ये वहाँ पर रिवर्स कर्व फॉर्म हो जाता है अपने आप ही, और वापस फिर आगे सीधे निकल जाते हैं। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसको अगर हम पीछे ड्रॉ करें तो ये जो है पैरेलल लाइंस होती हैं जनरली। और अगर ये जो है पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी इनके बीच कोई एंगल नहीं बनता है, और थोड़ा बहुत एंगल बन भी सकता है कभी कभी, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी में ये जाए, थोड़ा हल्का फुल्का फ्लक्चुएट हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वेरी स्मॉल एंगल बनेगा, किस में बनेगा, रिवर्स कर्व में, ठीक है। वैसे जनरली नहीं बनता है, स्ट्रेट जाता है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। मतलब विच इज़ द रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व है यानी आर, डी की जगह आप 1 रख दीजिए। फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है कि डी बराबर 17-19, एक सेकेंड, डी बराबर 17-19 बटे आर। इसी में से आप आर को इधर कर लो और डी को इधर कर लो, बात एक ही है। इस सवाल में वही बोला जा रहा है कि रेडियस बतानी है। अब 17-19 वाला ही क्यों लिया जा रहा है, डिग्री ऑफ कर्व 1 दे रखा है, तो आंसर 1719 हो जाएगा। 1146 वाला यहाँ पे वैसे भी नहीं है, तो ये हम ऑप्शन के हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन सा वाला यूज़ किया होगा, ठीक। ट्रांजिशन कर्व हैज़ अ रेडियस विच इंक्रीजेज फ्रॉम द इन्फिनिटी एट द टेंजेंट पॉइंट टू अ डिजायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, और अगले में डिक्रीजेज फ्रॉम द इन्फिनिटी है और उसके अगले में डिक्रीजेज फ्रॉम द जीरो है। अब देखिए इसको यहाँ से समझिए, ट्रांजिशन कर्व जनरली कैसा होता है कि पहले एक रोड स्ट्रेट आ रही थी, ये आपको क्यूबिक पैराबोला टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, फिर जो है ट्रांजिशन कर्व हमने यहाँ से ग्रेजुअली इसकी जो रेडियस है वो कम की। कम करने का क्या मतलब है, देखिए जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी रेडियस इन्फिनिटी होती है, ये तो आपको मालूम होगा। जैसे इस सर्कल की, अगर आप सर्कल मान के चलें इसे, तो इसकी रेडियस कम होगी, अगर मैं इसको इतना कर दूं तो ज़्यादा होगी, अगर इतना कर दूं तो और ज़्यादा होगी। मतलब जितना मैं फ्लैट जाता चला जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगी, रेडियस बढ़ती जाएगी। जब स्ट्रेट आ जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी फिर, ठीक है। टेन थीटा के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं इसको। खैर, तो यहाँ पर जो है, यानी यहाँ से आते आते ए पॉइंट तक इसकी रेडियस जो है वो इन्फिनिटी थी, ए के बाद ये कम होनी शुरू हो गई, कम हुई, बी पॉइंट पे ये एक सर्टेन वैल्यू पर आ गई, जीरो नहीं हुई लेकिन एक वैल्यू तक आ गई, फिर ये कांस्टेंट रही क्योंकि सर्कुलर में कांस्टेंट रहेगी। ये एक आर्क है जिसका, ये एक आर्क है मतलब इस सर्कल का जो बी से सी तक है, फिर ये बढ़ती गई सी से डी तक, और डी पे फिर इन्फिनिटी हो गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये वाले पोर्शन ट्रांजिशन में आते हैं, ए बी और सी डी वाले, और बी सी वाला सर्कुलर में आता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इन्फिनिटी से कम हो रही है और फिर एक सर्टेन वैल्यू तक आ रही है। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला गलत हो जाएगा कि इंक्रीजेज फ्रॉम द इन्फिनिटी, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दूसरा सही है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि डिक्रीजेज फ्रॉम द जीरो लिखा हुआ है, ए पॉइंट पे जीरो नहीं था, ए पॉइंट पे इन्फिनिटी था। ठीक है, ए पॉइंट ही क्यों लिया, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट टू द डिजायर्ड रेडियस, शुरुआत से और डिजायर्ड रेडियस तक, जो मैं सर्टेन वैल्यू कह रहा हूँ वो डिजायर्ड रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ अ 20 मीटर चेन इज यूज्ड टू सेट आउट अ 13 डिग्री कर्व देन द रेडियस ऑफ कर्व इज, कर सकते हैं आप। देखिए इनके सॉल्यूशन मैंने जानबूझ के नहीं डाल रखे हैं क्योंकि ये सब आप कर सकते हैं, अब जो जरूरी था वो शुरू में डाल दिया था। तो 1146 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 88। रिवर्स कर्व इज अ टाइप ऑफ, रिवर्स कर्व किस में आता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सैग या समिट। तो वर्टिकल तो नहीं आता है, समिट वगैरह उसी के अंदर आता है, सैग हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व का टाइप है तो ये जितने भी हैं, जैसे सिंपल सर्कुलर हो गया, ठीक है, कंपाउंड वाला हो गया, उसके बाद ये रिवर्स वाला हो गया खुद जो दे रखा है, इसके बाद एक और डेविएशन वाला भी आता है, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, हॉरिजॉन्टल में। ट्रांजिशन कर्व भी हॉरिजॉन्टल में ही आता है क्योंकि वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही हम सब कुछ उसका करते हैं। श्योर न्यू में क्योंकि उसमें और भी चीज़ें आती हैं, स्पाइरल वगैरह, पर ये वाले हॉरिजॉन्टल में आते हैं, और वर्टिकल वाले अलग होते हैं, समिट कर्व और वैली कर्व, ठीक है। तो ये वीडियो आपको शेयर करना है अपने फेवरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ पर आपके यार दोस्त हों सिविल इंजीनियरिंग वाले, ठीक। फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर द रेडियल ऑफसेट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कर्वेचर मेजर्ड अलॉन्ग द टेंजेंट इज गिवन बाय। यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो मालूम होना ही चाहिए, अगर डेरिवेशन समझ में आता है तो और भी अच्छी बात है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से है जो हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, जो मैंने आपको बताए थे 4 तरह के मेथड थे लीनियर मेजरमेंट में और 2 मेथड थे एंगुलर में। तो लीनियर के जो 4 थे उनमें से जो तीसरा वाला था उसमें हम ऑफसेट ड्रॉ करते हैं टेंजेंट की मदद से, बाय ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। इसमें 2 आते हैं, एक आता है रेडियल ऑफसेट, एक आता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो रेडियल वाला है, ठीक है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर वाला है। तो पहले आप रेडियल वाले पे वापस आइए, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए जो रेडियल ऑफसेट बोला जा रहा है वो ये है OX, यहाँ पे
ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ तक है, और बाकी चीज़ें ये हम कुछ मानते हैं, जैसे रेडियस आर हो गई, ये ऑफसेट एक्स का हो गया, ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ पे हाइपोटेनस बन रहा है ये आर प्लस ओ एक्स हो गया यहाँ पे। तो इसी की मदद से आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जब, तो आर प्लस ओ एक्स इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर के स्क्वायर के और एक्स के स्क्वायर के। क्यों होगा, क्योंकि आर प्लस ओ एक्स हो गया हाइपोटेनस, और आर हो गया इसमें कुछ भी मान सकते हैं, बेस मान लीजिए, और एक्स हो गया इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये लगाएंगे, इसमें से ओ एक्स को अगर आप एक तरफ करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, फिर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन रूट में आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा, इधर अपने आप ही ओ एक्स बच जाएगा। ठीक है, इसी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ये था रेडियल वाला, और इसी तरह से परपेंडिकुलर वाला है जो उसमें, जैसे रेडियल में आपने देखा ऊपर की तरफ था, इसमें परपेंडिकुलर है इधर ऑफसेट के परपेंडिकुलर। अगेन यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो सब ये निकल के आ जाएगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला बनता है आर माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पिछला वाला क्या था, रूट, कंफ्यूज नहीं होना है, पिछला वाला ये था। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, ये रेडियल ऑफसेट के लिए, ये परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी। इफ़ टू टेंजेंट्स आर प्रोड्यूस्ड दे मीट इन अ पॉइंट कॉल्ड, तो कहाँ पर मिलती हैं दो टेंजेंट अगर प्रोड्यूस की जाएँ, ये टेंजेंट हो गई, ये हो गई, तो यहाँ पर मिल रही है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये हम पढ़ते हैं जैसे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, द आइडियल शेप ऑफ द समिट कर्व, तो समिट कर्व की आइडियल शेप जो है वो सर्कल मानी जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर, समिट कर्व की आइडियल शेप होती है सर्कल, तो आइडियल पूछी जाए तो सर्कल, पर जो बेस्ट इसमें होता है, जो जनरली प्रोवाइड किया जाता है वो पैराबोलिक होता है, स्क्वायर पैराबोला जो होता है, और जो वर्टिकल कर्व है, चलिए वो आगे आएगा सवाल, वहीं पे बताऊंगा आपको। ठीक है, इन अ रिवर्स कर्व द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर इज, तो रिवर्स कर्व में सुपर एलिवेशन कितना रखा जाता है जहाँ पे रिवर्स कर्वेचर हो रहा है वो पॉइंट पे, तो वहाँ पे कुछ नहीं रखा जाएगा। देखिए ये आपको बताया था कि इस तरह से ये और इस तरह से आगे निकल गया, तो यहाँ आप सुपर एलिवेशन रख सकते हैं, इस साइड इधर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है, और इसी पॉइंट की वो बात कर रहा है आपसे। ठीक है, समझ सकते हैं, इधर जब आप इधर की तरफ घूम रहे हैं तो इधर बाहर की तरफ रखा जाएगा, बाहर ही रखा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ भी इस तरफ रखा जाएगा, लेकिन यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा और इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगा। ठीक, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रेवर्स इज कॉल्ड, तो ये प्रीसीडिंग लाइन ये वाली हो गई, फॉरवर्ड लाइन ये हो गई, टेंजेंट कोई नाम बदल के बोल दिया गया यहाँ पे, तो इनके बीच का एंगल, अब क्या बोला जा रहा है कि इनके बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन, मतलब कितने से डिफ्लेक्ट हो रहा है वो। प्रीसीडिंग लाइन ये जा रही थी, ठीक है, अगर अब देखिए अगर ये वाली लाइन यहाँ होती, मान लीजिए यहाँ होती, तो ये एंगल बनता, ये यहाँ है तो ये बनेगा, तो डिफ्लेक्शन एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी, मतलब फॉरवर्ड वाली बैकवर्ड वाली से कितना डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाई आ, तो वर्टिकल कर्व में करते हैं हम ऐसा, जैसे कहीं पर ढलान आ गई तो ये इसका ग्रेडियंट अलग है, इसका ग्रेडियंट अलग है, तो इनको किससे जोड़ते हैं हम, एक वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, तो समिट टाइप हो सकता है, वैली टाइप हो सकता है। टोटल डिफ्लेक्शन एंगल इन अ कर्व इज, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है वही होता है जो अभी बताया था आपको, ये वाला इधर जो बनता है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में सही क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आंसर चमक रहा है खैर, पर अब देखिए पहला क्या है, इंटरनल एंगल बिटवीन कॉमन एंड फॉरवर्ड, कॉमन नाम का हम पढ़ते नहीं हैं कुछ वैसे भी। ठीक है, इंटरनल वाले तो वैसे ही ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन एक्सटर्नल एंगल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एलिमिनेट यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। द डिप्रेशन बिटवीन समिट्स इज कॉल्ड एज, तो समिट्स के बीच में जो डिप्रेशन बनता है, समिट वैसे ऊपर वाले होते हैं ये वाले, ठीक है, पर इनके बीच में जो बनता है ये, इसको हम सैडल बोलते हैं, स्पेसिफिकली इसको सैडल बोलते हैं, घाटी हिंदी में। एक कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड, इन्फिनिटी से एक सर्टेन वैल्यू तक, ट्रांजिशन कर्व में आपको बताया था, पहले स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे इन्फिनिटी है, फिर एक सर्टेन वैल्यू तक आएगी क्योंकि वो सर्कुलर कर्व की रेडियस होगी। ठीक है, वापस बढ़ेगी और फिर इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, What is the degree of curve in degree for a radius of 573 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ। देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो वहाँ पे, मैंने आपको बताया था 10 मीटर के लिए क्या होता है 573, और 20 के लिए इसका डबल होता है 1146, करके देख लेना, तो 2 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में, फटाफट हो जाएंगी चीज़ें। कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री। डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है डी, इसकी मदद से आर निकाल लेंगे, आर निकल जाएगा जब, तो 5 भी दे रखा है 60 डिग्री, एपेक्स डिस्टेंस यानी ई का फॉर्मूला लगा लेंगे, आर इंटू सेक 5/2 - 1। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एपेक्स वाली कौन सी है, ऊपर वाली, कर्व के मिड पॉइंट से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की, ये वाली आपसे पूछी गई है। क्योंकि डिग्री ऑफ कर्व दे रखा है तो हम जनरली, अब देखिए चेन टाइप नहीं दे रखा है यहाँ पे 30 मीटर 20 मीटर, तो जनरली हम 30 मीटर लेके चलते हैं, तो इसलिए 30 वाला हम लेके चलेंगे। 17 19 सॉल्व करेंगे, 215 रेडियस आएगी,
60 हमें फाई दे रखा है डिफ्लेक्शन एंगल, तो 30 हो जाएगा 5/2। सेक 30 हम निकाल सकते हैं खुद से, cos 30 होता है √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये आपका बिना कैलकुलेटर के हो सकता है। तो 33 मीटर आ जाएगा करीब। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कोड ऑफ 250 मीटर रेडियस हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री। तो ठीक है, फाई 90 दे रखा है और रेडियस आर दे रखी है 250 मीटर, कर सकते हैं L बराबर 2R साइन 5/2 होता है, आर भी दे रखा है, फाई भी दे रखा है, फाई 90 है तो ये 45 हो जाएगा, साइन 45 भी 1/√2 होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, √2 से 2 कट जाएगा 1.41 यानी √2 आएगा वहाँ पे, तो ओवरऑल 353 आ जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेट द लेंथ इन मीटर, टेंजेंट की लेंथ बनानी है ऑफ अ 5 डिग्री कर्व इफ डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। फिर से वैसा ही सवाल है, आपको 5 डिग्री कर्व दे रखा है और फाई दे रखा है, तो ये जो आपको डी दे रखा है इसकी मदद से पहले आर निकलेगा, तो ठीक है 17, 19 और सुविधा के लिए 17, 20 कर लेना, इसको 5 से डिवाइड कर लेना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर निकल जाएगा, ये आर मिल गया, फाई आपको दे रखा है और टेंजेंट लेंथ यानी आर tan 5/2 निकाल लेंगे बस। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं डाला जानबूझ के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व जो आपको पहला पॉइंट बताया था पाई फाई R/180 वाला, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, नहीं रेडियस तो ऊपर होता है उसमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस के, ये भी गलत, प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन एंगल के, ठीक है ऊपर होता है एंगल, और प्रोपोर्शनल होगा डिग्री ऑफ द कर्व के, ये भी गलत। क्यों होगा देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है स्मॉल एल बराबर, मिटा देते हैं, स्मॉल एल बराबर पाई फाई आर होता है और नीचे तो 180 होता है, यानी पैरामीटर्स तो सारे ऊपर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल के प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये बड़ा एंगल तो बड़ी वैल्यू और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन तो सी सही है। और जो चौथा पॉइंट है इसे भी समझिए, डिग्री ऑफ द कर्व के प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो लिखा तो गलत है पर ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह से पूछ ले कि डिग्री ऑफ द कर्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तब बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि आर और डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने इतने सारे फॉर्मूला देखे इनके, ये 17, 19, 11, 46 वाले तो आर डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एल आर के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कह सकते हैं कि एल जो है वो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है सवाल, ध्यान रखना है। इन एन ओपन फील्ड टू पैरेलल पाइप लाइन्स आर टू बी कनेक्टेड बाय अ रिवर्स कर्व, ईच सेक्शन हैविंग द सेम रेडियस, रेडियस सेम है दोनों में, ठीक है, ये कंडीशन होती है रिवर्स कर्व में, लिखा हुआ है ना, रिवर्स कर्व की तरह प्रोवाइड किया। इफ द सेंटर लाइन्स आर 20 मीटर अपार्ट एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट इज 40 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल रेडियस दैट कैन बी यूज्ड। देखिए 2 पाइप हैं, आप सीधा यहीं आइए सॉल्यूशन पे, ये 2 पाइप थे और यहाँ पर थोड़ा सा हेड था, तो हमें यहाँ पे एक कर्व प्रोवाइड करना पड़ा, रिवर्स कर्व, ठीक है, ये रिवर्स कर्व यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। तो इसमें 2 तरह की डिस्टेंस है, एक तो रिवर्स कर्व की लेंथ होती है जो टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस होती है, टेंजेंट पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, टेंजेंट पॉइंट यानी जहाँ से रिवर्स कर्व शुरू है और फिर जहाँ पे खत्म है, इनके बीच की डिस्टेंस 40 मीटर दे रखी है, और इनके ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो पाइप है यहाँ पे बेसिकली, उनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, तो ये 40 मीटर अलग है, 20 मीटर अलग है, 20 मीटर वर्टिकल वाली डिस्टेंस है, ठीक है, जबकि ये वाली कैसी है, इंक्लाइंड वाली, T1 से T2 तक की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है रिवर्स कर्व में लेंथ का L बराबर 2√RV, L हो गई ये लेंथ T1 से T2 तक की, R हो गई रेडियस जो कि दोनों की सेम दे रखी है, ठीक है, ये R यहाँ पे, और V वर्टिकल डिस्टेंस है ये 20 मीटर जो यहाँ पे है, तो ये एक 40 दे रखा है, एक 20 दे रखा है, और R हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 20 मीटर, ठीक है। जेई लेवल के लिए थोड़ा टफ सवाल है, पर ऐसे भी सवाल बनते हैं, मैंने आगे डाल भी रखे हैं, रिवर्स कर्व में लेंथ कितनी होती है बताइए, तो ये फॉर्मूला दे दिया ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा फिर, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी सवाल, रेडियस ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व इज 30 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड कोड इज 30 मीटर, द डिग्री ऑफ कर्व इज, तो रेडियस आपको दे रखी है 30, कोड भी बता रखा है 30, ये स्पेसिफाइड कोड मतलब ये वाला 30 मीटर के लिए कितना बनेगा डिग्री ऑफ कर्व, अगर रेडियस हमें 30 मीटर दे रखी है ये वाली, तो बस वही 17-19 बटे करेंगे हम यहाँ पे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अपने एंड से 17-19 को 30 से डिवाइड कर देंगे। चलिए ये